रहेगा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर 152 दी चीज है और 152 ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज आइडिया एंड द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी एटीट्यूड एक्सपीरियंस बिलीफ वैल्यू बोथ पर्सनल एंड कल्चरल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में क्या एक्सपीरियंस है, क्या वैल्यू है, कि क्या लोगों की सोच है, उसमें क्या लोग बिलीव करते हैं, क्या एक्सपीरियंस है, इस सभी चीजों को जब इंटरनल बेस पे एक्सटर्नल बेस पे देखा जाता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही बोलते हैं। मीन्स किसी संस्था में किस तरह का वातावरण क्रिएट हुआ है उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बात की जाएगी तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले आती है डिटेल ओरिएंटेशन। डिटेल ओरिएंटेशन मीन्स डिटेल में गोल, कंपनी के एक्चुअल में गोल क्या है वो कल्चर के बारे में ही डिफाइन करते हैं। कंपनी किस दिशा के साथ या किस सोच के साथ मार्केट में आई हुई है उसको ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल में ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। फिर आते हैं रिजल्ट और आउटकम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ही गोल ही होता है कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। कंपनी रिजल्ट बेस पे क्या अचीव करना चाहती है। गोल तो सेटअप कर लेते हैं कोई भी कंपनी, जब मार्केट में आएगी, जब कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या चाहते हैं, किस बेस पे रिजल्ट चाहते हैं। भी प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं, अपना नेम एंड फेम मार्केट में मीन्स गुडविल लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई तुम्हें पढ़वानी है कैसे क्लास होगा। उसके बाद आती है पीपल ओरिएंटेशन। पीपल ओरिएंटेशन का मीन लोगों के प्रति लोगों के सामने क्या गोल है, किस मार्केट में कंपनी जब भी आई है कौन सी मार्केट में काम करेगी, किन लोगों के लिए काम करेगी, सभी कम्युनिटी लेवल को साथ में लेके चलेगी या जिस कम्युनिटी एरिया में काम कर रही है उसी कम्युनिटी एरिया को साथ में लेके चलेगी। उसके बाद आती है कोलैबोरेशन ओरिएंटेशन। कोलैबोरेशन ओरिएंटेशन का मतलब हो सकता है भी कौन कौन सी एक्टिविटी अराउंड देयर कंपनी वो करते हैं, मिलकर पूरी कंपनी में क्या क्या काम कंप्लीट कर रहे हैं और उनके लिए क्या क्या गोल कंपनी में सेटअप किए गए, कौन कौन से उन्होंने जॉब कंपनी में रखी हुई है, जॉब पे कितने कितने पर्सन बैठे हुए हैं, कौन बंदे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसको रिपोर्ट कर रही हैं। ये सारा कुछ कंपनी के कल्चर को ही डिफाइन करता है। जब भी कोई कंपनी का कल्चर के बारे में बात करेगी तो कल्चर क्यों सोचती है, क्यों होना चाहिए, कल्चर में क्यों बात की जाती है। सबसे पहले बात है कल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी। कल्चर क्या करते हैं, कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है, वो किस दिशा में किस एरिया में क्या क्या काम कर रहे हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं। अगर कंपनी कल्चर के बारे में हमें पता होगा कि कंपनी में जॉब कौन कौन सी है, क्या क्या काम कंपनी में चल रहे हैं, बंदे उसी जॉब पे जाएंगे तो पता होगा मैं कंपनी में किस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहा हूँ। कल्चर फैसिलिटी कलेक्टिव कमिटमेंट। कल्चर अगर कंपनी का कल्चर होगा तो कमिटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा, सभी लोगों को अपने रोल्स के बारे में पता होता है तो कमिटमेंट बेस पर अपना काम टाइम पे कंप्लीट भी करके दे सकते हैं। कल्चर प्रमोट सोशल सिस्टम स्टेबिलिटी। कंपनी में या फिर मार्केट बेस पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस पे जो सोशल सिस्टम होता है मीन्स आपस में रिलेशनशिप, प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन लेवल, ये प्रॉपर तरीके से बना रहता है। अगर कंपनी में कल्चर्स के बारे में आपको पता ही नहीं, कंपनी में काम क्या चल रहा है, कौन कौन सी जॉब है, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है, तो कंपनी में कोलैबोरेशन कैसे बनेगा, लोग कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, तो कल्चर का होना जरूरी है। कल्चर शेप बिहेवियर बाय हेल्पिंग मेंबर मेक सेंस देयर सराउंडिंग्स। कल्चर से ये भी होता है कि मेंबर्स जितने कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी एक हेल्प मिल जाती है कि उस तरह की सराउंडिंग में, जिस तरह के वातावरण में रह रहे हैं उनका बिहेवियर भी इसी तरह से बना दिया जाए। बहुत सारे लोग जब कंपनी में जाते हैं सबका अलग अलग मोटिव, अलग अलग सोच, सब लोग कुछ ना कुछ सोच के होते हैं, लेकिन जब कल्चर के बारे में बात करते हैं तो सब लोगों की सोच एक जैसी बना दी जाती है कि कंपनी के लिए हमें काम करना है और कंपनी के इतने टारगेट है वो हमने अचीव करने हैं। तो वो बिहेवियर लोगों का उस तरह से चेंज भी हो जाता है अगर कल्चर के बारे में प्रॉपर पता हो और उसकी शेप बिल्कुल हम सेट कर सकते हैं। फिर आता है कि अगर कंपनी में कल्चर को डिवोल्व करना है, हाउ टू डिवोल्व ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कंपनी के कल्चर को डिवोल्व करना है, कंपनी के वातावरण को डिवोल्व करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो। कुछ अलग अलग लेवल उन्होंने बताया। सबसे पहले कहता है कि एक कंपनी में आपके पास नॉर्म्स होनी जरूरी है, कंपनी में रूल एंड रेगुलेशन बने होने जरूरी है, तब भी कंपनी के कल्चर्स को कहता है डिवोल्व किया जा सकता है। उसके बाद इंडिविजुअल और ग्रुप का बिहेवियर बना होना भी जरूरी है। कौन कौन पर्सन इंडिविजुअल बेस पे काम कर रहे हैं, कौन कौन पर्सन जो है ग्रुप बेस पे काम कर रहे हैं, उनका सबका बिहेवियर या रवैया वो एक जैसा होना चाहिए, कंपनी के गोल को अचीव करने जैसा ही होना चाहिए। कस्टमर रिटेनिंग, अगर उसे हम आउटकम्स बोल सकते हैं, रिटेन हम ये बोल सकते हैं जो अपनी कंपनी की रिटेंशन है वो आउटकम और एक जैसी रहनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आज 100 प्रोडक्ट है, कल आप सीधा 50 पे चले जाएं तो कल्चर नहीं प्रॉपर सेटअप हो सकता, डिवॉल्व हो ही नहीं सकता। आप कंपनी में प्रॉपर सेटअप करके बैठे नहीं है
आपका आउटकम जो लेवल है वो कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए, मीन्स कभी भी कम ना हो। जिस पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं उससे आगे बढ़ जाए तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, कम है तो मीन्स हमें कंपनी की वैल्यू बढ़ा नहीं रहे हैं, कंपनी की वैल्यू को कल्चर को डिफाइन कम कर रहे हैं। सबकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो शेयर्ड वैल्यू होनी चाहिए, सब लोग मिलकर काम करने के लिए होना चाहिए, तभी कंपनी का कल्चर जो है डिवॉल्व हो सकता है। अगर सब लोग मिलकर काम करेंगे तो कंपनी का नेम एंड फेम अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन लेवल में प्रॉफिट लेवल में आगे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद हम बोल सकते हैं हाउ एम्प्लॉय लर्न कल्चर। जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में आता है तो कल्चर को कैसे लर्न कर सकता है, कैसे समझ सकता है। कुछ पॉइंट उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहले कहता है स्टोरी। अगर वो कहता है कंपनी की स्टोरीज के बारे में रीड करते हैं, मीन्स कंपनी ने क्या अचीव किया है, किस टाइम पे कंपनी स्टार्ट हुई थी, कौन कौन से इसके अचीवमेंट लेवल हैं, कब इनका प्रॉफिट अप रहा, कब डाउन रहा, ये सब चीज़ें अगर जब आप पढ़ लेते हो तो कहता है कंपनी के कल्चर के बारे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मोस्टली हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाना हो, ऐसा तो नहीं होता भी किसी दोस्त ने बोल दिया भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने चले। बहुत लोग ऐसे शायद मैं भी करते हैं, लेकिन जब भी इंटरव्यू जाना होता है हम पहले स्पेशल कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। कंपनी का नेम क्या है, उनका काम क्या है, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं, किन किन एरिया में वो सेल वगैरह कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो कंपनी के बारे में ही नहीं आपको पता होगा तो फिर आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए फायदा ही नहीं है। डायरेक्ट कंपनी में चलेगी, आपको पूछते हैं वो क्या आपने हमारी कंपनी को जानते हैं, किस तरह से जानते हैं, हमारी कंपनी का मेन काम क्या है, ये पूछना है, पहले ही पूछना। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि रिचुअल्स क्या होते हैं कि हमारे पास रिपीटिव सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज एक्सप्रेस और रीइंफोर्स, मीन्स कंपनी के क्या क्या एक्टिविटीज हैं तो इसको रिचुअल्स बोलते हैं। जैसे कंपनी में जो सीक्वेंस चल रहा है काम के प्रति वो क्या है, अगर आपको उसके बारे में स्टडी कर लो तो आप इजीली दूसरे का कंपनी के कल्चर को सीख सकते हो। उसके बाद सिंबल्स का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बैठी है उनके डिजायर्स क्या हैं, वो लोग किस सोच से आपको कंपनी में रखना चाहते हैं, तो भी आप कंपनी के कल्चर को समझ सकते हो। फिर लास्ट में हमारे पास आता है कल्चर का फ्रेमवर्क। अगर किसी भी कंपनी के कल्चर के बारे में बात करेंगे तो कल्चर के फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ्रेमवर्क समझते ना क्या होता है। सबसे पहले आता है प्लान कल्चर। प्लान कल्चर का मतलब होगा कि हम कंपनी का कल्चर जो हमेशा विजिबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी को सब लोग जानते हों, हम इस तरह का कल्चर सेटअप करना चाहेंगे। हम क्लियर मार्केट में अपनी आइडेंटिटी लेके आए हैं, ये चीज़ हमेशा चाहेंगे। कोई भी कंपनी अगर अपने कल्चर को प्रॉपर दिखाना नहीं चाहती, विजिबल नहीं दिखाना चाहती, तो हमेशा वो मार्केट में से डाउन हो जाएगी। हमेशा कोशिश ये किया जाए कि कंपनी में जो काम हो रहा हो फैमिली बेस पे हो, प्रॉपर रिलेशनशिप बने हो, तो कंपनी आगे जा सके। उसके हमें बेनिफिट क्या होंगे, कंपनी में कभी कोई रुकावटें नहीं आएंगी, कभी कोई स्ट्राइक नहीं होंगी, कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं आएंगे, कंपनी का प्रॉफिट लेवल बढ़ता चलेगा। फिर सेकंड हमारे पास आता है एडवोकेसी कल्चर। एडवोकेसी कल्चर क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास डायनेमिक इंटरप्रेन्योरियल सिस्टम हो। डायनेमिक इंटरप्रेन्योरियल सिस्टम मीन्स हम चाहते हैं कि आज की डायनेमिक समझते हैं ना, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाता है, कि इंटरप्रेन्योरियल लेवल हमारे पास वैसे लोग आए कि जो लोग अपनी सोच के साथ कुछ नया करके दिखा सकते हैं। मोस्टली जब कंपनी में इंटरव्यूज होते हैं, कोई भी कल्चर से देखकर कंपनी डिफाइन करती है तो कंपनी बता देती है कि हमारे पास ये जॉब अवेलेबल है। उस जॉब को इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग जाने का मतलब 5, 10, 15, 20 काफ़ी जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन 1-2 का ही होता है, क्योंकि इंटरव्यू तो सबका लिया जाता है। इंटरव्यू पे देखते हैं कौन कौन बंदा अपनी सोच के साथ हमें अलग से कुछ नए आंसर्स दे रहा है, जो हमारे काम के लिए कुछ नया कर सकता है। तो हमेशा देखते हैं कि इंटरप्रेन्योर वही पर्सन होता है कि जो अपनी सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट करवा ले या नया प्रोडक्ट चलवा ले, बना ले, उसको इंटरप्रेन्योर पर्सन बोलते हैं। मोस्टली हमारे इकोनॉमी में क्या होता है, इंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं कि पैसे की कमी की वजह से वो कंपनीज में जाते हैं। तो कंपनीज का मेन यही काम होता है कि वो एडवोकेसी कल्चर को साथ में लेकर चलते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर आए वो डायनेमिक आए, कुछ नई सोच के साथ हमारी कंपनी में आए, तभी हमारे कल्चर को बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है। उसके बाद कल्चर फ्रेमवर्क में हमारे पास आता है कि मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर का मतलब होता है कंपनी के गोल होते हैं कि मार्केट से हमने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, तो ये भी किसी कंपनी के कल्चर को डिफाइन करते हैं। कंपनी किस एरिया में मार्केटिंग कर रही है, कौन से एरिया में उसके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, किस एरिया में प्रोडक्ट कम सेल हो रहे हैं। अगर सेल हो रहे हैं तो अप सेलिंग भी कर सकते हैं या फिर क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। अप सेलिंग होता है कि प्रोडक्ट सेल को बढ़ाना, क्रॉस सेलिंग होगा भी एक एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में सेल करना। तो ये मार्केट के कल्चर को जब दिखाया जाता है तो ये भी कंपनी के कल्चर का ही एक हिस्सा है। लास्ट में हमारे पास आता है कि हायरार्की कल्चर। हायरार्की कल्चर ये होता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर, प्लेस टू वर्क, प्रोसीजर, गवर्न दैट व्हाट पीपल डू, या हम ऐसे बोल सकते हैं कंपनी किस एरिया में काम कर रही है, कौन से बंदे कौन किसको गवर्न कर, मीन्स कंपनी में मैनेजर कौन है,
और आगे उनके साथ कौन कितने एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। गवर्नेंस लेवल भी हम बोल सकते हैं, या फिर रिपोर्टिंग लेवल भी बोल सकते हैं, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है। ये कंपनी के कल्चर को डिफाइन करता है। जब भी किसी कंपनी के कल्चर के बारे में बात की जाएगी, उसका मार्केट देखेंगे, एडोक्रेसी देखेंगे, हायरार्की लेवल भी साथ में देख के चलेंगे, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है। तब भी जाके वो कंपनी कहता अपना कल्चर जो है प्रॉपर डिवॉल्व कर सकती है। अगर ये लेवल नहीं होंगे किसी कंपनी में तो ये भी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आते हैं हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जब भी किसी कंपनी के लेवल्स की बात करते हैं कल्चर के, तो सबसे पहले हमारे पास जो देखे जाते हैं वो होते हैं एजम्पशंस। कंपनी के एजम्पशंस क्या है, कंपनी किस सोच से मार्केट में आई है, फिर उसके अपने वैल्यूज क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन उसने बनाए हुए हैं। लास्ट में आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मीन्स जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके क्या रिजल्ट लेके आए हैं, मीन्स किस तरह से अपने प्रॉफिट लेवल को बढ़ा रही है। तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताया सबसे पहले ऑब्जर्वेबल आर्टिफिकेट्स। आर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, कंपनी का कहता है मैनर्स, अवार्ड, कंपनी ने कहाँ पे क्या सोचा हुआ, कितने अवार्ड जीते हैं, कौन कौन सी कंपनी की वैल्यू है, जिन चीज़ों को अचीव किया है कंपनी ने, कंपनी में डेकोरेशन वगैरह किस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें कंपनी के आर्टिफैक्ट्स हैं। उसके बाद लेवल 2 में कंपनी की वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं, कंपनी की जो नॉर्म्स कंपनी ने बनाई होती है, जिस बेस पे कंपनी चल रही होती है। लास्ट होती है कंपनी के अजम्पशंस। बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशन लिखेंगे कंपनी के, अगर बेसिक आप चीज़ें अज्यूम कर लें कंपनी ने एक्चुअल चाहा क्या था, क्या स्टैंडर्ड सेटअप किए थे, एक्चुअल में उसका रिजल्ट वैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो कंपनी कल्चर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। आपके लिए कोई स्टडी इन्होंने लिखी है कि यूनिलीवर स्ट्राइव ए प्रमोट एंड सस्टेनेबिलिटी कल्चर। यूनिलीवर कंपनी में भी शायद आपने सुनी हो, इन्होंने लिखा है कि कंपनी ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने कल्चर को सस्टेन एक लेवल पे रिटेन रखा हुआ है, कभी भी उस लेवल से डाउन जाते ही नहीं, इनका प्रॉफिट लेवल बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। उसकी स्टडी भी आप कर सकते हैं। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बात करेंगे उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। सबसे पहले आता है पर्पस, किस मकसद के साथ कोई कंपनी आई हुई है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है उसका मकसद क्या है, तो कल्चर के बारे में पता लग जाएगा। सेकंड, ओनरशिप, उसकी जो ओनरशिप लेवल है, मीन्स कौन बंदे जिन्होंने पैसे लगाए हैं, किस प्रकार के बंदे हैं जिन्होंने मार्केट में पैसे लगाए हैं। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अभी कोई यहाँ पे नई कंपनी स्टार्ट हो जाए, आप बोल दें कि भाई नकुल सिंह ने चलाई है, पता नहीं लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पे बोल जाए कि टाटा की कंपनी लगी है तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि नेम एंड फेम चल रहा है। हमें पता है कि वो ओनर्स जो हैं जो सब जगह लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड दे रहे हैं। अभी बोलेंगे अंबानी ने कंपनी चलाई है, लोग जाएंगे वहाँ की, हाँ इनके पास पैसा है, मे भी हमें प्रमोशन ज़्यादा देंगे। अभी बोल रहे हैं नकुल ने कंपनी लगाई तो मे भी सोच सकते हैं ना भाई, भी अभी सैलरी कम देगा भाई, मे भी उसका नया बिजनेस है, अभी नेम एंड फेम नहीं बना। तो ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन कर सकता है। उसके बाद आता है कि कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल, किन लोगों के लिए आप काम करने जा रहे हैं, किस एरिया में, किस शहर में या किस जगह पर आप बिजनेस करने चले जा रहे हैं, वहाँ पे लोग कैसे कंपनी को देखते हैं, वो कम्युनिटी लेवल भी हमें साथ में देख के चलना पड़ता है। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर कंपनी में कम्युनिकेशन लेवल बेस्ट है, लोगों को उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं देखा जाता, सब लोगों को एक ही लैंग्वेज में बात करने के लिए दिखाया जाएगा, प्रॉपर सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेशन लेवल में काम कर रहे हैं, तो कंपनी का कल्चर प्रॉपर दिखा जा सकता है। गुड लीडरशिप, जो कंपनी में काम करवाने वाले पर्सन हैं वो लीडर्स की क्वालिटी वाले अच्छे पर्सन हैं, उनको पता है कि काम कैसे कंप्लीट करवाना है, किस तरह से कंप्लीट करवाना है, और लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना, तो कंपनी के कल्चर को हम इजीली बेस पे समझ सकते हैं। फिर आते हैं डिमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अगर किसी कंपनी के कल्चर की डिमेंशंस को समझना हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी किस दिशा में काम कर रही है, तो कंपनी क्या क्या डिमेंशन देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, कंपनी क्या सोचती है कि उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कंपनी हमेशा ये चीज़ सोच के चलती है कि उन्होंने गोल सेटअप करने हैं, चाहे वो मार्केट के लिए है, चाहे कंपनी के काम के लिए है, हमेशा वो सोचेंगे कि कंपनी हमेशा गोल स्पेस पे आनी चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब गोल ही होता है कि हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। दूसरा, कस्टमर ओरिएंटेशन। जब भी किसी कंपनी के कल्चर को देखेंगे या फिर कल्चर को देखेंगे तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कस्टमर के लिए उन्होंने क्या गोल सेटअप किया। कस्टमर को रिटेन करेंगे या लॉयल कस्टमर के लिए लॉयल रहेंगे, नए कस्टमर को अक्वायर करेंगे, ये कंपनी का कल्चर में आता है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ कंट्रोल। कंपनी में कंट्रोल का लेवल कितना है, मीन्स कंपनी में रिपोर्टिंग सिस्टम सब लोग प्रॉपर कर रहे हैं, जिस बंदे ने जिसको रिपोर्ट करनी है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, वो लेवल ऑफ कंट्रोल में मैटर करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फोकस।
मेन कंपनी का फोकस किसके ऊपर है, किसी एक प्रोडक्ट के साथ कंपनी मार्केट में तो नहीं चल रही, एक ही प्रोडक्ट को आगे लेके चल रही है, मार्केटिंग मिक्स भी कर रही है, नहीं कर रही है। कोई कंपनी अगर मार्केट में आई है तो उसने किन किन एरिया में डिमांड सोचा हुआ है कि हम सेल यहाँ पे बढ़ाएंगे, वहाँ पे कम करेंगे, क्या क्या उनके फोकस हैं, लोकल बेस पे, प्रोफेशनल बेस पे, एम्प्लॉयज़ को हायर करना तो कौन से एम्प्लॉयज़ को हायर करना, ये सब कुछ वो देख के चलते हैं। फिर आती है अप्रोचबिलिटी, जो मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन आई हुई है, अगर उसके कल्चर को डिमेंशन में देखते तो उसकी अप्रोचबिलिटी भी देखोगे। मीन्स एक कंपनी को कौन कौन लोग जानते हैं, किस किस एरिया में कंपनी का नेम एंड फेम है, कौन कौन लोग क्लोज सिस्टम में जानते हैं। कुछ ऐसा होता है भी कोई कंपनी क्लोज सिस्टम है, सिर्फ सामने वाले में, सिर्फ सामने वाले के बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ होता है कंपनी सामने वाले में लगी है, उसको अदर डिस्ट्रिक्ट वाले लोग भी जानते हैं, वहाँ जाइए सामने वाले। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ भी, कई बार बोलूँ सामने वाले में क्या बोलते हैं, धर्मेंद्र लगाओ, ये अप्रोचेबल बोलते हम बोल सकते हैं धर्मेंद्र ने कंपनी लगाई, ये भी सामने वाले में धर्मेंद्र यहाँ पे पैदा हुआ है। लेकिन ना भी पता हो लोगों को भी सामने वाले में धर्मेंद्र कहाँ था, फिर भी नेम तो है ना, तो ये अप्रोचेबिलिटी भी कहता कंपनी के कल्चर को डिफाइन करती है। मैनेजमेंट फिलोसफी, मैनेजमेंट की फिलोसफी की मीन्स मैनेजमेंट किस दिशा में आएगी, मैनेजमेंट क्या चाहती है, किस तरह से हमने कंपनी के गोल अचीव करने हैं, मीन्स उनके वर्क के प्रति क्या ओरिएंटेशन, काम के प्रति उन्होंने क्या गोल सेटअप किए हुए हैं। ये मैनेजमेंट की फिलोसफी भी किसी भी कंपनी के कल्चर को डिफाइन करती है। फिर हमारे पास आता है उसके बाद क्रिएट एंड सस्टेन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। किसी भी कंपनी के कल्चर को क्रिएट करना हो और सस्टेन लगातार वैसा रखना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि ये पॉइंट हमने पहले भी देख लिया, किसी कंपनी के कल्चर को डिवॉल्व करना है या फिर क्रिएट करना है, कंपनी में कहता नॉर्म्स होने चाहिए, इंडिविजुअल और ग्रुप बेस पे बिहेवियर प्रॉपर सबको एक जैसा होना चाहिए, वैल्यू जो है सबकी शेयर्ड होनी चाहिए। लोग आपस में अगर मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन लेवल प्रॉपर हो, रिलेशनशिप बेस पे काम कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी के कल्चर को बनाया जा सकता है, तो कल्चर को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन जब भी किसी कंपनी के कल्चर को सस्टेन करने की बात आती है तो वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड है कि व्हाट लीडर टीम्स पे अटेंशन टू, हमें हमेशा ये देखना होगा कि लीडर्स किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो कंपनी के कल्चर को हम समझ के चल सकते हैं। दूसरा, रिएक्शन टू दी इंसिडेंट्स एंड क्राइसिस, अगर कंपनी में किसी प्रकार की कोई रुकावटें आ रही हैं या कोई ऐसी घटना हो रही है, उसके ऊपर कंपनी के कैसे रिएक्शंस हैं, कंपनी उसको कैसे फेस करती है, तो समझ सकते हैं। रोल मॉडलिंग, टीचिंग, कोचिंग, अगर कंपनी में कहता रोल मॉडलिंग अच्छी हो, टीचिंग अच्छी हो या फिर कोचिंग अच्छी हो, तो कंपनी के कल्चर को रिटेन किया जा सकता है। एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड एंड स्टेटस, कंपनी में लगातार रिवॉर्ड्स भी एलोकेट होते रहें और लोगों का स्टेटस भी एलोकेट होता रहे। मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग कोई बंदा अगर डिवॉल्व कर रहा है तो उसको डेवलपमेंट में लेके जाना चाहिए, तो कंपनी का स्टेटस बना रहेगा। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन एंड रिमूवल, ये भी कंपनी में कहता प्रॉपर होनी चाहिए। जिन लोगों को हायर कर रहे हैं वो अच्छे हायर होने चाहिए, उनको प्रॉपर सिलेक्शन, जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किया उसी जॉब पे रखना भी चाहिए। प्रमोशन टाइम के अकॉर्डिंग उनको अवार्ड वगैरह मिलनी चाहिए। अगर कोई बंदे गलत कर रहे हैं तो उनको कंपनी से निकाला भी जाना चाहिए, एक सबक सिखाने के लिए। तो कंपनी के कल्चर को कहता रिटेन हम कर सकते हैं, हम लोगों को बोल सकते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको कंपनी में रखा जाता है, जो लोग नहीं करते हैं उनको कंपनी से निकाल भी दिया जाता है। लास्ट में हमारे पास आता है कि कंपनी के राइट्स और सेरेमनीज, कंपनी के अपने राइट्स और सेरेमनीज भी साथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, अभी कंपनी इस बेस पे काम नहीं कर सकती, तो ये सारी चीज़ें भी कंपनी में होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में बने होने चाहिए और उसके ऊपर प्रॉपर लगातार काम होना चाहिए, तभी कंपनी के कल्चर को सस्टेन भी किया जा सकता है। ये था आपका थर्ड टॉपिक जो हुआ, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, 11 टॉपिक जो हुआ खत्म। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसी में वो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज का मतलब क्या होता है, जब कुछ भी चेंजेस कोई भी इंटरनल बेस पे या एक्सटर्नल बेस पे, चाहे वो गवर्नमेंट बेस पे या पॉलिटिकल बेस पे या लीगल बेस पे, कुछ भी जब चेंजेस आते हैं मार्केट में तो उसको ऑर्गेनाइजेशन चेंज ही बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं भी कुछ भी चेंजेस, इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आने से कंपनीज इफेक्ट हो जाती हैं, कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि चेंज को अडॉप्ट करना नहीं चाहती भी, हम लोग जिस दिशा में काम कर रहे हैं वही दिशा में हमें काम करना है, इसको कभी भी चेंज नहीं करना। जैसे एग्जांपल लें, पहले हाथ से लोग काम करते थे, कंप्यूटर का टाइम आया तो लोगों ने इसको अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगाया। लोगों को ऐसा था कि हमारा लेवल चला जाएगा, हम लोगों का काम खत्म करते जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका नुकसान हमें ज़्यादा होगा। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज को साथ में ले सकते हैं। कई बार टेक्नोलॉजी चेंज आएगा तो कंपनी इसको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज। इन्होंने एग्जाम्पल आपके लिखा भी है, अंडरलाइंग दी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज यूज टू ऑपरेट इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को यूज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना या फिर अपने काम के तरीकों को चेंज करना, ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज ही होता है। वाई टू चेंज, कंपनी में कहते हैं चेंज होना क्यों जरूरी है, हमेशा क्वेश्चन सबके माइंड में रहता है। इन क्वेश्चन को अगर समझना हो
तो हम कस्टमर चेंज कंपनी के काम को या कंपनी के फोर्सेस को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल फोर्सेस या फिर एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। जो कंपनी के बाहर की फोर्सेस होती हैं वो हमेशा चाहती हैं कि कंपनी अगर बिजनेस कंपटीशन लेवल में बना रहे या कंपनी में हमारी परफॉर्मेंस बनी रहे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? हमारे जो प्रोडक्ट हैं या हमारी मार्केटिंग है उसका डिजाइन कैसा होगा बाद में, तो हमेशा ही देखा जाता है इसको चेंज करने के लिए। मैं एग्जांपल बोलूँ, कोई कंपनी है लगातार एक ही प्रोडक्ट लेके मार्केट में चलती रहे, क्या चल पाएगी? चेंज को अडॉप्ट करना जरूरी है। डेमोग्राफी एरिया में हमें कवरेज करनी है, हमें जरूरी है कि हम चेंज को अडॉप्ट करें। तो टेक्नोलॉजी का एडवांस आपने फायदा लेना है तो आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको उस टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे लोग आजकल फटे कपड़े डालते हैं तो वही डालने ही पड़ेंगे, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। वही कुर्ते पजामे पहन लो, खुले अमिताभ बच्चन वाले कपड़े पहन लो, लोग बोलेंगे क्या मूड चला जा रहा है, तो वही काम चलता है मार्केट में। तो हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। शेयर होल्डर, कस्टमर और मार्केट चेंज। शेयर होल्डर को अपने साथ जोड़ के रखना है, मार्केट रिटेन करके रखने हैं, तो टेक्नोलॉजी को